क्या एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की को अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को शादी के बाद भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि उठता है हर उस लड़की के लिए जो कि शादी से पहले काम कर रही होती है, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही होती है, और फिर जैसे ही उसकी शादी होती है उसके फाइनेंसेस कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने चाहिए, कहाँ नहीं जाने चाहिए, इस पर एक पेट्रियार्कल मुआशरे में बहुत ज्यादा सवालात खड़े हो जाते हैं। मेरी एक जानने वाली थी, उसी की कहानी से मैं रिलेट करके इसको थोड़ा एलैबोरेट करूंगी। वो जॉब करती थी शादी से पहले, और उसके जो घर वाले थे वो उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। दे वर नॉट earning sufficient enough and they were relying on her salary for basic household expenses. उसकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद वो मुझसे वैसे ही कैजुअली डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि शादी के बाद उसके जो माँ बाप हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों यार, क्या तुम्हारी सैलरी पे गुजारा नहीं हो पा रहा? है क्योंकि महंगाई भी बढ़ती रहती है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपने घर में पैसे देती ही नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शौक लगा। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं देती तुम पैसे घर पे? तो उसने ये बोला कि मेरे शौहर मुझे ये कहते हैं कि भाई अब तुम इस घर में रहती हो तो अब तुमने इस घर को सपोर्ट करना है, यानी उसके शौहर के घर को, उसके शौहर के घर वालों को सपोर्ट करना है। फिर उसने बताया कि और मेरे माँ बाप भी ये कहते हैं कि अब तुम शादीशुदा हो गई है तो शादीशुदा बेटी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। वही एक रिवायती जुमला जो कि कहा जाता है कि जी शादी के बाद तो लड़कियां पराई हो जाती हैं और उनसे कुछ भी लेना अच्छी बात नहीं है, कल्चरली इसको करेक्ट नहीं समझा जाता। अब जनाब यहाँ पर एक आयरनी नोट करें। मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने उससे ये पूछा कि क्या तुम्हारा शौहर शादी के बाद भी अपने घर वालों को पैसे दे रहा है? इज ही सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड टू यू? तो शी सेड कि हाँ वो तो कर रहा है, वो तो हमेशा से ही कर रहा है, और उसके माँ बाप तो उसके ऊपर हमेशा से ही डिपेंडेंट है, उस घर का तो सारा खर्चा वही चलाता है। तो मैंने कहा यार एग्जैक्टली सेम सिचुएशन तुम्हारी भी है, तुम भी अकेली कमाने वाली हो घर की, तुम्हारे भी माँ बाप, तुम्हारे भी घर वाले तुम पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। तो ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा डिफरेंस है इन दोनों सिचुएशंस में कि तुम्हारा शौहर इज कंटिन्यूइंग paying for the bills of his parents and the place where he is living, but you are unable to do the same for your own parents? तो उसका जवाब यही रिवायती था कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही चल रहा है, सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारे नॉर्म्स हैं। अब इस आयरनी को थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं कि इस आयरनी के पीछे असल में जड़ें क्या हैं। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब एक लड़का अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को पैसे देता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो सोसाइटी ये कहती है कि वाह भाई कितना जिम्मेदार लड़का है, कितना ख्याल रखता है अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का। लेकिन उसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर एक लड़की अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहे फाइनेंशियली शादी के बाद, तो उसको ये कहा जाता है कि जी तुम तो अब पराया धन हो, तुम तो अब दूसरे घर की हो चुकी हो, तुम तो अब हमारी बेटी नहीं रही, तुम अब उस घर की बहू बन चुकी हो, अब बेटी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। यही सारे जुमले एक बेटे को क्यों नहीं कहे जाते इस मुआशरे में? क्योंकि फाइनेंसेस हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों के जिम्मे समझे जाते हैं, मर्दों के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। एंड नो मैटर व्हाट द फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑफ अ हाउस होल्ड ऑफ अ गर्ल, नो वन वुड केयर कि उस लड़की की शादी के बाद उस घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो जनाब ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? ये वैल्यूज सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों एक्टिवेट हो रही हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सोचने के लिए। देखिए ना, इस एग्जाम्पल से एक कोर पेट्रियार्कल हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है कि लड़का शादी के बाद रहेगा भी अपने घर में आराम से अपने पेरेंट्स के साथ, वो उसी तरह से घर का खर्चा करेगा जैसे वो शादी से पहले कर रहा था, उसके पेरेंट्स वैसे ही उसके फाइनेंसेस से फायदा उठाएंगे और मुस्तफीद होंगे जैसे कि वो शादी से पहले हो रहे थे। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि जी अब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अब तुम्हें फाइनेंशियली थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है अपनी बीवी को या बीवी के घर वालों को। लेकिन लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई अब तुम इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट करो अपने घर वालों से, रोज रोज का मिलना जुलना अच्छी बात नहीं होती। फाइनेंशियल डिस्कनेक्शन भी क्रिएट कर लो कि अब तुम्हारे जो पैसे हैं क्योंकि तुम यहाँ रहती हो तो तुम्हें यहाँ पे खर्चने चाहिए। और एक आइडेंटिटी शिफ्ट भी एडिशनल उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि अब तुम ढल जाओ इस घर के माहौल के हिसाब से, बट नन ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेन। और लिटरली ऐसा लगता है कि शादी एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको साइन करने के लिए आपको पहले अपने घर में रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, एंड दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन। तो अगर एक मर्द शादी के बाद भी अपने घर वालों का बेटा रह सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, जिस तरह मर्जी वो चाहे, जिस तरह मर्जी वो पहले कर रहा था वो कंटिन्यू कर सकता है, तो औरत को शादी के बाद किसी की बहू बीवी ही क्यों बनना पड़ता है? वो एक बेटी भी क्यों नहीं रह सकती? और इसमें कहीं ना कहीं ओनरशिप मेंटालिटी की भी झलक नजर आ रही होती है कि लड़की को शादी के बाद जी खरीद लिया गया है, उसकी ओनरशिप अब किसी और बंदे या किसी और घर के हाथ में है, और उनकी मर्जी के बगैर वो बंदी कुछ भी नहीं कर सकती, हत्ता कि अपने खुद के कमाए हुए पैसे अपने घर वालों को नहीं दे सकती, बिकॉज नाउ दे ओन हर। अच्छा, और फिर ऐसे ही लोग मजे की बात है कह रहे होते हैं कि जी हमने तो इस लड़की को पूरी आज़ादी दी हुई है, जो मर्जी करे, कमाए, जहां मर्जी जॉब करे जाके, हमने तो कोई रोक टोक नहीं रखी हुई। लेकिन सिर्फ एक जॉब की इजाजत दे देना
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं करता। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आती है जब उस कमाई के साथ आपकी चॉइस भी हो कि आपने उन पैसों को कहाँ पर खर्च करना है, क्या फाइनेंसेस आपके अपने कंट्रोल में हैं या फिर किसी और ने उस पर कंट्रोल कर लिया हुआ है। कि अगर एक लड़का शादी के बाद भी अपने माँ बाप का सहारा बन सकता है इन फाइनेंशियल मैटर्स, तो लड़की को भी इस चीज का पूरा हक है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी मॉरल पुलिसिंग, विदाउट एनी गिल्ट। हाँ, शादी नाम है रिश्ता जोड़ने का, मुख्तलिफ नए रिश्ते बनाने का, लेकिन शादी कहीं से भी कोई भी रिश्ता तोड़ने का नाम नहीं है, ना अपने माँ बाप से, ना अपनी जिम्मेदारी से, ना अपनी पहचान से। और यही सोच है इसके रूट में। जब लोग ये कहते हैं ना कि हमें बेटा चाहिए, और बेटियां जब पैदा होती हैं तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती लोगों को, बेटियां पैदा हो भी जाए तो फिर भी एक ना एक बेटा पैदा करने की कोशिशें की जाती रहती हैं। इसकी यही रीज़न है कि एक बेटे को इन्वेस्टमेंट समझा जाता है कि हम इस पर आज पैसे लगाएंगे तो ये हमें कमा कर देगा, हमारा ख्याल रखेगा बुढ़ापे तक, बुढ़ापे का सहारा भी बना लेते हैं ना। लेकिन एक लड़की को लाइबिलिटी समझा जाता है, लड़की पर इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। खातिन का पाकिस्तान में लिटरेसी रेट भी इसीलिए कम है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी इसीलिए कम है क्योंकि पेरेंट्स उन पर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं समझते, क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़की तो अमानत है, वो तो एक दिन इस घर से चली जाएगी, तो उसको हम जो भी प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो तो यहाँ से लेकर चली ही जाएगी और वो तो पराये घर में चली ही जाएगी, लेकिन जो बेटा है वो हमारे पास रहेगा। तो जब तक ये दो डिफरेंट टैग्स नहीं हटाए जाएंगे दोनों जेंडर्स पर से, तब तक इक्वालिटी इंश्योर नहीं हो सकती इस हवाले से। तब तक एक लड़के पर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल समझी जाती रहेगी, जबकि एक लड़की पर इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस कंसीडर की जाएगी। तो ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से करने चाहिए। अगर लड़के और लड़की दोनों के घर वाले फाइनेंशियली इंपावर्ड हैं, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन देयर चिल्ड्रंस इनकम, तो वो दोनों इंसान अपने घर में पैसे ना देकर और अपना एक घर क्रिएट करके, अपना हाउस होल्ड क्रिएट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज अ प्रिविलेज। बट इफ द पेरेंट्स ऑफ वन ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन देम फाइनेंशियली फॉर एनी रीजन, उनको उस चीज से रोका नहीं जाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और स्पेशली व्हेन यू बोथ आर अर्निंग, यू हैव द राइट टू डिसाइड कि आपने कितनी अमाउंट आपस में रखनी है, कितनी अमाउंट आपने अपने घरों में भेजनी है, कितनी अमाउंट आपने सेविंग्स में रखनी है, कितनी अमाउंट से आपने घर चलाना है, कितनी अमाउंट आपने एक दूसरे को देनी है अगर आप में से कोई एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर। तो इन सब चीजों में से पेट्रियार्की को, फाइनेंशियल कंट्रोल को, जेंडर को निकालना पड़ेगा इफ यू वांट टू सी कंटेंटेड एंड फुलफिल्ड एंड हैप्पी हाउसहोल्ड्स। और मैं इसे भाषण नहीं दे रही हूँ दूसरी लड़कियों के लिए, मैंने इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड, क्योंकि मेरे घर वाले मुझ पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो आई मेड दिस वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, बिफोर इवन गेटिंग मैरिड टू द पर्सन दैट आई एम मैरिड टू, कि ये मेरे फाइनेंसेस हैं और इसमें से इतना पार्ट मेरे घर में जाना ही जाना है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, और अगर मैं ये पैसे नहीं भेजूंगी घर में तो उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। एंड while my husband was very supportive, he said that you don't even have to give me any reason where you are going to invest your money, you have to keep it to yourself. But I know that I'm a kind of a person who believes in supporting her parents and her husband equally, प्रायोरिटी दोनों को देनी चाहिए जिसको जितनी ज़रूरत है। But he was very kind enough to not argue anything about it. But on the other hand, my mother said that नहीं यार, अब तो तुम्हारी शादी हो रही है, तो वही एग्जैक्टली मेंटालिटी कि अब तुम्हारी शादी हो रही है तो तुमसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे उनको भी ये बात समझानी पड़ी दैट इट इज़ ओके इफ आई एम अ गर्ल, इवन इफ आई एम अ गर्ल एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड, जो कि मैं बचपन से कर रही हूँ अपने घर वालों के साथ, क्यों ऐसा हो कि सडनली शादी के बाद मैं ये जिम्मेदारी पूरी ना कर सकूँ। तो इसी तरह की कॉन्वर्सेशन से क्लैरिटी लाकर आप इन स्टीरियोटाइप्स को, इन जेंडर रोल्स को तोड़ सकते हैं। बट यू नीड टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग स्टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, you need to communicate it clearly to your parents and to your partners and make a mutual understanding। और अगर कोई बंदा इस चीज के ऊपर इख्तिलाफ करता है या फिर रेजिस्ट करता है या वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपको कहता है कि आपने क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, अपने माँ बाप को नहीं भेजना, just know that he's a red flag, he doesn't deserve a partner like you।